चलिए भाई ऑनलाइन वालों, आज हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, रोजगार बेरोजगार, समझ गए। तो जैसे वो एक होता है ना, जैसे आप पढ़े होंगे कभी परछन रोजगार, हम अभी बात कर रहे थे रोजगार पे और आप लोग लेकर आ रहे थे परछन। तो परछन बेरोजगारी होता है भाई, परछन रोजगार नहीं होता है। ठीक है। असीमांत उत्पादकता होता है, किनके साथ क्या शब्द लगा है वो भी ध्यान रखें। ठीक है। तो परछन बेरोजगारी होता है वो, कि आप बेरोजगार हैं लेकिन आप दिखा रहे हैं कि हम किसी के एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, तो वो होता है परछन बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के टाइप होता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी हो गया, संरचनात्मक बेरोजगारी हो गया। मेंस में सवाल ही पूछा था ना कि बेरोजगारी के प्रकार को बताइए, या ऐसा कोई था बेरोजगारी की संरचना कैसे मापते हैं, इस तरीका से क्वेश्चन मेंस में पूछा था। तो ये है कि बेरोजगारी के टाइप, बेरोजगारी के प्रकार, उसमें वो सब चीज़ें आती है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे रोजगार पे। तो रोजगार का भारत सरकार का ये डिफिनेशन है और इसको हम लोग रोजगार मानते हैं। अब देखिए, जिससे सरकार ने एक आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट लाया है, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा भारत सरकार का, भी मोदी जी बहुत कहते हैं उसको, है जॉब सीकर मत बनो, जॉब क्रिएटर बनो। ठीक है, कि दूसरों को जॉब दो, मांगो नहीं। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कहते हैं कि स्टार्टअप शुरू कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो आप सेल्फ की, तब से तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं मुझे लगता है। ठीक है, जब आपका ये डिफिनेशन रोजगार का चेंज हो गया है। सरकार अक्सर कहती है ना कि हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये बात सच है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जितना पद खाली है आप उसको तो भरें कम से कम। ठीक है, उसको तो कम से कम आपको भरना चाहिए था, तो वो आपका खाली है। और सेल्फ में तो मान के चलिए हर आदमी कुछ ना कुछ कर ही रहा है ना, जीविकोपार्जन चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा है, तो फिर उसको रोजगार नहीं माना जा सकता, लेकिन सरकार मानती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर तीसरा चीज आता है इनकम का। अगर आप रोजगार में हैं लेकिन आपको सैलरी इतनी मिल रही है कि आप अपना भरण पोषण भी बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं, तो भले ही आपका डाटा तो अच्छा दिखेगा, ठीक है, बट वो रियलिटी नहीं है ना। जैसे बहुत सारे लोग अभी डिलीवरी बॉय का काम करता है। ठीक है, हमको एक लड़का 4:30 बजे रात में फ़ोन किया, कहता है कि ग्लोबल आई से बोल रहे हैं। हम बोले हाँ भाई, हमें लगा कि यार कोई ताला वाला न तोड़ ताड़ दिया, कुछ हो तो ना है कोचिंग में, लाइब्रेरी से लड़का निकल के फ़ोन किया होगा। तो बोला कि सर हमें इंक्वायरी चाहिए। हम बोले फ़ोन रखो, अभी दिमाग मत ख़राब करो। हाँ, 4:30 पे। फिर अगले दिन वो हमको फ़ोन किया 1 बजे रात में। तो उस समय हम ऐसे नॉर्मल बैठे थे, खाना खा के। हम बोले तुम ये बताओ पहले, तुम अभी क्यों फ़ोन करते हो। बोला सर हमारी मजबूरी समझो, हम स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं सर, हमारे पास समय नहीं मिलता है दिनों में फ़ोन करने का, हम रात में ही फ्री होते हैं, इसलिए इसके लिए सॉरी, लेकिन हम आपको इसी वजह से डिस्टर्ब कर देते हैं रात में। अब वो सच बोल रहा हो झूठ बोल रहा अलग मैटर है, लेकिन ये तो एक समस्या है ना कि बहुत सारे लोग डिलीवरी बॉय में काम करते हैं, और डिलीवरी बॉय का काम आपको 24 घंटा चलता है। हाँ, ठीक है। तो कॉल सेंटर थोड़ा सा मान के चलिए भी है कि एक जगह चलो बैठ के बात कर रहा है, लेकिन डिलीवरी बॉय को तो बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आप रात में जाते हैं या जिसको आप डिलीवरी करने जाते हैं वो आपके साथ बदतमीजी कर देता है, बहुत तरह का वीडियो वीडियो से आते रहता है अक्सर। अगर देखेंगे तो कर्नाटका में शायद एक बार एक लड़की से मारपीट भी हुआ था डिलीवरी बॉय का, फिर काफ़ी काफ़ी वो मामला हाईलाइट हुआ था। हाँ, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कि, तो इस तरीका से आप देखें तो आपको लगेगा कि हमारे इकोनॉमी में बेरोजगारी बहुत कम है। ठीक है, लेकिन वास्तव में वो तो है नहीं, असलियत तो वो नहीं है। अगर लोगों के पास इनकम कम आएगा तो आपके इकोनॉमी में डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, आपका इकोनॉमी रुक जाएगा, वो जो है परफॉर्म बहुत बेहतर नहीं करेगा। लोगों के हाथ में अगर पैसा होगा, लोग खरीदारी करेगा, जितने लोग खरीदारी करेंगे इंडस्ट्री उतना उत्पादन करेगा, और उतने लोगों को फिर रोजगार मिलेगा, और सरकार को भी उतना टैक्स मिलेगा। सही है, ये कॉन्सेप्ट चलना चाहिए था, लेकिन हम बताए कि हमारे देश में भी कैपिटल कंसंट्रेशन की समस्या आ गई है, कि अमीर बहुत अमीर हो रहा है और गरीब ही हो रहा है। ठीक है, बहुत आदमी को देखिए, दृष्टि वाले ने तो कितने को ज़मीन बेचवा दिया है। ठीक है, ज़मीन बेच बेच के लोग आ जाते हैं पेमेंट देने के लिए कि कहीं से चलो ठीक है, बाद में क्या हो तो वो अलग बात है। चलिए, तो ये आय और रोजगार के साधन, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बहुत कम चीज़ें, चूँकि इसमें जो भी दिया हुआ है ना वो एग्जाम से रिलेटेड कम और रिसर्च से रिलेटेड जाते हैं। जो एकेडमिक पढ़ाई करता है ये उसके लिए ज़्यादा है, यहाँ से एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, बता यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि
सैद्धांतिक विशेष तौर पर मॉडलों के माध्यम से कुछ प्रश्नों की सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था में धीमी समृद्धि की अवधि अथवा मंदी क्यों है, ठीक है, अथवा कीमत स्तर में वृद्धि क्यों हो रहा है, बेरोजगारी में वृद्धि आदि के क्या कारण है। तो ये सब सवाल आपके लिए मेंस के स्तर पे हो सकता है, और कई बार पीटी में ही पूछ लेता है बेरोजगारी वृद्धि क्या क्या निम्नलिखित में से कौन से कारण है बताइए। तो ये इसी का हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस पे। और यहाँ पे दिया है कि इस्तेमाल के लिए सैद्धांतिक मॉडल जॉन मेनार्ड केन्स द्वारा दिए गए सिद्धांत पर आधारित है। तो हमने केन्स का मॉडल आप लोग को बता चुके हैं हम, डिमांड एंड सप्लाई वाला, जिसने हम बताए थे एडम स्मिथ का एक मॉडल था, एक जॉन मेनार्ड केन्स का मॉडल था, दोनों ने मॉडल दिया था अपना अपना, ठीक है। तो यह समग्र मांग तथा इसके अवयव। तो इसमें जो दिया हुआ है सिंपल बता देते हैं कि मांग और इसको, ये मांग को प्रभावित कौन करता है, नहीं कंजम्पशन को कौन प्रभावित करे, इसे मांग है ना, डिमांड ठीक है। अगर इकोनॉमी में डिमांड होगा तो इकोनॉमी परफॉर्म करेगा, उत्पादन करेगा। अगर इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगा तो इकोनॉमी परफॉर्म नहीं करेगा। और डिमांड तब होगा जब लोग के हाथ में पैसा होगा। तो सिर्फ वही इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे मांग डिमांड एक दूसरे को प्रभावित करता है, ठीक है। इनकम पे सिर्फ दिया गया और इसमें बहुत कुछ लिखा नहीं है। ये देखिए 100 रुपया का लेके जो दर्शाया गया है। अभी देखिए इन परिस्थितियों में उपभोग, निवेश तथा अंतिम वस्तुओं के निर्गत के नियोजित मूल्य को हम प्रत्याशित माप कह सकते हैं कि मतलब कितना टोटल खर्च हुआ है। हम पूछे सरकार, जैसे इकोनॉमी में डिमांड कौन कौन करता है, जब हमने बताया इकोनॉमी में डिमांड कौन कौन करता है बताइए। पब्लिक और देखिए डिमांड क्या है ना, मतलब एक तो कंज्यूमर्स हो गया ना, हाउस होल्ड हो गया, दूसरा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी खरीदती है, और तीसरा हमने बताया था प्राइवेट सेक्टर, और चौथा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। 4 बताए थे ना, तो चारों इकोनॉमी में डिमांड करते हैं ना, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पे देखिए जो डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ज्यादा कुछ है नहीं। उपभोग मतलब क्या हो गया हमारा, डिमांड, ठीक है। तो उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारण घरेलू है, हमारे यहाँ यही है, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश जनसंख्या घरेलू हाउस होल्ड है। तो एक उपभोग फलन आय तथा उपभोग में संबंध की व्याख्या करता है। उपभोग और आय, आय होगा उपभोग बढ़ेगा, आय नहीं होगा उपभोग कम हो जाएगा, तो दोनों में संबंध है। सरलतम उपभोग फलन में यह माना जाता है कि आय में परिवर्तन होने के साथ साथ उपभोग में अस्थिर परिवर्तन होगा, ठीक। आय में परिवर्तन होगा तो उपभोग में परिवर्तन होगा। निसंदेह यदि आय शून्य भी हो तो भी कुछ उपभोग होगा ही, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं अपने गांव में, कुछ उपजाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, हमारी आय कुछ भी नहीं फिर भी उपभोग होता है, यही लिखा है। क्योंकि उपभोग की यह मात्रा आय से स्वतंत्र है, ठीक है, इसी लिखा है। और इस स्वतंत्र उपभोग इसे स्वतंत्र उपभोग कहा जाता है। इसकी फलन ये है, इस सब पे जो है दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है, इसमें कोई बहुत अधिक बात नहीं लिखी हुई है। अब यहाँ पे सिर्फ जो दिया है सी, तो यह लिखा कि सी जो है घरेलू क्षेत्र का उपभोग भी है, तो कंज्यूमर, सी का मतलब क्या, कस्टमर या कंज्यूमर जो भी आप कह सकते हैं, हमारा हाउस होल्ड हो गया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। कंजम्पशन आप कह लीजिए या कस्टमर कह लीजिए, दोनों बराबर ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है, देखें, अगर यहाँ पे लिखा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, लिखा है ना, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है। उपभोग सीमांत प्रवृत्ति क्या होता है इसको देख लीजिए। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति, यही इसमें लिखा हुआ है कि सीमांत प्रवृत्ति उपभोग, यह आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन है, ठीक है। अगर आय में परिवर्तन हुआ है तो आप उपभोग में भी आपका परिवर्तन होगा।
नहीं दिया है। नेहरू जी के बुक नेहरू जी के बुक में दिया हुआ है भाई। हाँ हाँ, क्या बोले? नहीं नहीं नहीं, सबको किया हुआ है। तो हम ये बताए इसका पढ़ने का बहुत कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, ये एकेडमिक वाला टर्म यूज किया है इसमें, ठीक है। सिर्फ हमें बताया कि ये सीमांत प्रवृत्ति याद रख ली कि ये होता है कि देखो देखो, तो यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन जो किया गया है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो ये जरूरी नहीं है कि आप 100% फिर खर्च ही कर देंगे, हो सकता है कुछ आप बचत भी करें, लेकिन कंजम्पशन कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पे क्या लिखा है कि यह आय में प्रति इकाई परिवर्तन फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन है। ये सी संकेत दिखाया गया है। सीमांत बचत प्रवृत्ति आय में प्रति इकाई परिवर्तन फलस्वरूप बचत परिवर्तन में वृद्धि है, ठीक है। तो बचत में क्या परिवर्तन हुआ है, तो ये इसमें ये डिफिनेशन हम बता दें, इसमें एकेडमिक बातें ज्यादा लिखी हुई है और एग्जाम की बात बहुत कम लिखी हुई है। कुछ पूछना हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। हाँ, तो उसी टाइप से जो इसमें काम का है उसको हम निकाल लिए हैं। अब इसी में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसी में जो यहाँ पे दिया हुआ है पूरा डिफिनेशन कि अगर क्या क्या हो सकता है, अगर परिवर्तन होता है तो उसको हम 1 मान लेते हैं, परिवर्तन नहीं हुआ तो उसको हम 0 मान लेते हैं। तो उसी को डाटा देके समझाया हुआ है कि परिवर्तन हुआ तो 1 मान लेते हैं। यदि इस स्थिति में एमपीसी 0 है तो इसका मतलब है कोई परिवर्तन तो 0 के बीच चलते रहता है, कितना परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, उसी को इसमें समझाया हुआ है कि ये देखिए ना 0 एमपीसी मतलब सीमांत उपभोक्ता परिवर्तन, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 0 और 1 के बीच चलते रहता है। या तो अगर 1 का मतलब क्या हुआ कि जितना आय आपको इनकम 100% आप खर्च कर दिए, ठीक है, मतलब जितना आया उसको अगर खर्च किए तो डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। या दूसरा क्या होगा कि अगर हम बिल्कुल लेंगे 0 हो जाएगा, अन्य तो फिर इस बीच में होगा। तो वही इस पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा। और यहाँ पे एक नया लिया है कि कल्प देश एक नायक देश है, जो कहानी चलता है इसमें लाला जी टाइप से, वही कहानी इसमें दिया हुआ है। हाँ ठीक है। तो उपभोग सीमांत प्रवृत्ति हो गया, अरे इसको डेल्टा कहते, डेल्टा सी डेल्टा हुआ है कि क्या चेंज हुआ। तो कंजम्पशन हो गया, वह हमारा इनकम हो गया, तो इनकम कंजम्पशन क्या चेंज हुआ है, ठीक है। इसमें ज्यादा अब देखिए यहाँ पाता है हमारा निवेश, ठीक है। तो निवेश क्या होता है यहाँ पे पढ़िए, इसको पूरा का पूरा हम बता चुके हैं जिसमें लिखा हुआ है कि निवेश की भौतिक पूंजी स्टॉक मशीन भवन सड़क इत्यादि कोई भी चीज जिसने भविष्य में अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि हो, तो बता चुके हैं पूरा का पूरा ये सब चीज में वृद्धि हो। और उत्पादक की माल सूची, तो माल सूची भी हम लोग बता चुके हैं, पूरा डिटेल में उस दिन बता चुके थे माल सूची क्या होता है। माल सूची तैयार माल स्टॉक में परिवर्तन फल से परिभाषित किया जाता है। ध्यान दें कि निवेश वस्तु में मशीन अंतिम वस्तुओं का भाग है, हमने बताया था उस दिन कि मशीन अंतिम वस्तु है, लेकिन क्या है टिकाऊ अंतिम वस्तु हो गई, टिकाऊ अंतिम। कच्चे माल की तरह मध्यवर्ती वस्तु जान रहे हैं पूरा का पूरा। किसी भी दिए हुए वर्ष में मशीन का जो उत्पादन होता है उसका प्रयोग उसी वर्ष अन्य वस्तुओं के उत्पादन में नहीं होता, बल्कि कई वर्षों तक उनकी सेवाएं ली जाती है। तो मशीन की वो सेवाएं क्या है, तो कई साल तक हम लेते हैं। यही सब बात इसमें लिखी हुई, पुरानी बातों को थोड़ा सा रिवीजन किया हुआ है इसमें, ठीक है। अब यह कह रहा है कि उत्पादकों के निवेश संबंधी निर्णय से नई मशीन हो सकता है खरीदना पड़े, तो ये सब चीज हमारा क्या है, निवेश को प्रभावित करता है, ये सब चीज हमारा निवेश है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिया है जैसे एक अर्थव्यवस्था का मॉडल, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण, तो फिर 2 सेक्टर ले लिया है। तो अर्थव्यवस्था में कई सेक्टर होते हैं, उसी को यहाँ पे समझाया गया पूरी तरीका से, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। जैसे एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा बता चुके हैं हम, लेकिन कि माल सूची का अनभिप्रेत संचय, तो संचय हम बता चुके हैं पीछे, और अपसंचय भी बता चुके हैं। अरे संचय बताए थे ना भाई कि आपने सोचा कि हम 1000 शर्ट बेचेंगे, लेकिन बेचे आप 600 400 बच गया है, और आप सोचे कि हम 1000 करते हैं लेकिन बेचे 1050, तो बता चुके हैं पूरा उसको। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, वही यहाँ पे कहा है ना कि फर्म के पास माल सूची में परिवर्तन को माल सूची निवेश कहा जाता है, ये ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकता है। तो ये संचय शब्द उस दिन बता दी थी पूरी तरीके से, लिखेंगे धनात्मक ऋणात्मक। अगर आप अधिक बेचे तो धनात्मक हो गया, कम बेचे तो ऋणात्मक हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि फर्म विभिन्न कारणों से कुछ स्टॉक अपने पास रखने का निर्णय लेता है कि डिमांड सप्लाई को पूर्ति करने के लिए। तो ऐसा कोई विशेष इसमें दिया हुआ नहीं है जिसको कि बहुत अधिक दिमाग लगाया जाए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझने वाला चीज़ है, और ज़्यादा कुछ यहाँ भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझने वाला है
कि अब हम यहाँ अर्थव्यवस्था में सरकार को शामिल करेंगे, तो हम क्या बताए, चार हो गया। पहले हाउस होल्ड में हम लोग बात कर रहे थे सरकार, और निवेश मशीन उशीन तो निजी निवेश हो गया। तो हम अर्थव्यवस्था में सरकार को शामिल करेंगे। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की समस्त मांग को प्रभावित करने वाले सरकार के मुख्य कार्यकलाप का संक्षिप्त विवरण। अब देखिए सरकार क्या करता है, हमारा क्या हो गया, राजकोषीय परिवर्तन कर और सरकारी व्यय, जो दोनों हमारे विश्लेषण में स्वायत्त हैं। अभी तक हम उसका जिक्र नहीं किए थे। अब सरकार क्या करेगा, अगर राजकोषीय घाटा सरकार अपना बढ़ाता है पहला, तो सरकार लोगों को सब्सिडी देगा, पैसा देगा, तो क्या होगा, मांग को प्रभावित कर देगा। या नहीं तो सरकार अगर टैक्स बढ़ा दिया तो उससे भी मांग प्रभावित हो जाएगी, लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा। और अगला लिखा है कि जब सरकार भी क्या करती है, कुछ चीज खरीद लेती है, कि सरकारी भी है जी, वहां पे हम देखते हैं जी कैपिटल, आई इन्वेस्टमेंट था, सी हमारा कंजम्पशन था, और एक्स माइनस एम आयात और निर्यात था। ठीक है, तो क्या या तो सरकार भी है, तो के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। अन्य फर्मों तथा परिवारों की तरह सरकार अपने व्यय के माध्यम से समस्त मांग में, समझ गए। दूसरी ओर सरकार कर लगाकर परिवारों के आय का एक अंश, अतः उसकी प्रयोज्य, हम बता चुके प्रयोज्य क्या होता है, पर्सनल इनकम, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वह माइनस टैक्स। तो परिवार इस प्रयोज्य आय का केवल एक अंश का ही व्यय उपभोग के लिए कार्य करेगा, तो क्या होगा, मांग प्रभावित हो जाएगा। उसी को यहां समझाया गया है। ठीक है, जबकि इसका प्रीलिम्स एग्जाम्स को लेना देना नहीं है। कौन सा, वो कार्य तो कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, आते हैं वहां पे, उसके बाद बात करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम यहाँ देखते हैं, यह भी दृष्ट है कि सरकार द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष कर और दिए गए उपादान, ठीक है, के बिना अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य अर्थात सकल घरेलू उत्पाद तदर्थ रूप से राष्ट्रीय आय के समान होते हैं। तो हम पीछे आप लोग को राष्ट्रीय आय बता चुके हैं, नेशनल इनकम, तो क्या बताए, तो उसमें हम टैक्स और सब्सिडी को माइनस करते हैं। हमने बोला था ना कि नेशनल आय जब भी हम निकालते हैं तो फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं, बताए थे ना, फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा मौद्रिक मूल्य है उसमें से हम टैक्स को माइनस करते हैं, सब्सिडी को जोड़ देते हैं। तो वही बात यहाँ भी दोहरा दिया गया, अप्रत्यक्ष कर और उपादान सब्सिडी के बिना। ठीक है, यहां से आगे इस अध्याय में पूरे भाग में हम वाय का सकल घरेलू राष्ट्रीय आय के रूप में संचित करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो शब्द लिखा हुआ है। शब्द ये लिखा हुआ है कि व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत। आप लोग को व्यष्टि के बारे में हम बता चुके हैं। व्यष्टा क्या होता है, एक व्यक्ति, एक फर्म। और समष्टि अर्थशास्त्र के दो चरण आगे बढ़ते हैं, प्रथम चरण मूल्य, तो ये सब चीज़ हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे दिया है देखिए कि इसके लिए दो कारण हम करते हैं कि प्रथम चरण में हम अनुपूरक साधनों वाली अर्थव्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं, मशीन, भवन, श्रमिक। ऐसी स्थिति में ह्रासमान सब बता चुके हैं, क्या होता है ह्रासमान, प्रतिफल का नियम लागू नहीं होगा। अतः कि मतलब ये कह रहा है कि जब इसे मशीन उशीन में कोई ह्रासमान नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अतः अतिरिक्त उत्पादन के बिना सीमांत लागत में वृद्धि उत्पन्न की जा सकती है। अतिरिक्त उत्पादन किए बिना, चूंकि ह्रासमान माइनस हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा। दूसरा कार्य है उत्पादित मात्रा में परिवर्तन हो जाए। और तीसरा यह एक सरलीकृत मानता है जो बाद में बदल जाएगी। अगर ह्रासमान होगा तो फिर बदल जाएगी, और ह्रासमान अगर नहीं होगा तो फिर नहीं बदलेगी। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। इस सब में पीटी का कोई रोल नहीं है, पीटी में कहीं पूछ यहाँ से नहीं पूछने वाला है। ठीक है, अब ये दिया है कि कैसे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सी स्वायत्त है, जो हमारा सी क्या होता है, हमारा सी बताया तो हम कंजम्पशन हो गया, वह हमारा इनकम हो गया। तो कैसे इनकम बढ़ता है तो मांग घटती है, मांग घटता है तो इनकम बढ़ता है। उसी को इस डाटा पूरा रेखीय समीकरण अंतर्रोहित रूप ये लिया दिया गया है। ये देखिए, ये भी हमारा क्या हो गया, वह इनकम वाला हो गया। सी क्या हो गया, हमारा कंजम्पशन हो गया। तो ये क्या हो रहा है, वही कि कैसे घटेगा बढ़ेगा, कैसे घटे, उसी को पूरा समझाया गया है, बाकी इस पे कुछ नहीं है। ये भी देखिए, ये भी क्या है, सी हो गया हमारा, आई हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, वह इनकम हो गया। तो उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है, और बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। ग्राफिया सब पे वही देखिए, उसी को दर्शाया गया, वो हमारा सी है, फिर वह है। और हम बताए थे फिर सीमांत उपभोक्ता, पता है प्रति इकाई में जो सी डैश क्या था हमारा, उपभोग सीमांत, पीछे हम डेफिनेशन बताए थे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको कि समझाया जा सके। यहाँ देखिए समस्त पूर्ति, वह हमारा क्या हो गया, इनकम। और फिर वो लगाया गया किस तरीका से इनकम बढ़ता है तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। 45 लाइन के साथ समस्त पूर्ति वक्र,
फिर ये भी है, पीछे हम प्रत्याशित समस्त मांग की पूर्ति, नीचे इनकम। तो इसी को पूरा का पूरा बीजगणितीय रीति से समझाया गया है। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना था और कुछ पूछने वाला भी वहां से नहीं था। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि समग्र मांग में परिवर्तन का आय तथा उत्पादन पर प्रभाव। ठीक है, लेकिन एक हम बताए थे महंगाई। ठीक है, महंगाई भी हमारे यहाँ मांग को प्रभावित करता है, इनकम तो करता ही करता है। महंगाई किन किन कारणों से बढ़ता है? महंगाई किन किन कारणों से बढ़ता है? आ? हाँ ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है लाया जाता है, आरबीआई गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई। ठीक है, तो वो उसमें क्या करता है, चलो हम बढ़ा देते हैं रेपो रेट को, सीआरआर को, एसएलआर को, तो पैसा हम सिंक कर लेते हैं, तो महंगाई को हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जो सामान्य है ना, अगर हम सामान्य की बात करें, अगर एजेंसियां अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है, सरकार इन्वॉल्व हो या आरबीआई इन्वॉल्व हो, दैट मीन्स कि एजेंसियां इन्वॉल्व हो रही इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एक क्या होता है, मांग और आपूर्ति महंगाई का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड कम है, ज्यादा हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन हो जाएगा। और अगर सप्लाई अधिक है, डिमांड कम है, तो डिफ्लेशन होता है। संडे मार्केट का टमाटर इसका बेहतर एग्जाम्पल है। दूसरा देखिए, दूसरा होता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड यानी आयातित मुद्रास्फीति क्या होता है? इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, आयातित मुद्रास्फीति, अभी हमारे इकोनॉमी में यही बहुत अधिक चल रहा है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से अभी तक की समस्या है, और आगे कितना दिन रहेगा ये भी कहना मुश्किल है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या, थोड़ा जोर से बोलें भाई। बताइए, नहीं आप लोग अभी सही नहीं बताए। ठीक है, दमदार नहीं है ये। किसका? नेहरू जी, आप, उम्मीद है आपसे। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होता है मतलब आयातित मुद्रास्फीति क्या होता है? आयातित मुद्रास्फीति ये होता है कि हमारे यहाँ जो दूसरे देश से आया हो, जैसे देखिए हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, विदाउट क्रूड ऑयल कोई चीज़ नहीं चल सकता इकोनॉमी में। अगर क्रूड ऑयल महंगी हो गई तो हमें तेल महंगा खरीदना पड़ेगा, तेल महंगा खरीदेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बढ़ गया तो महंगाई बढ़ जाएगी ना। तो इसे हम कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो आप लोगों ने कहा आयातित, तो आयातित मान चलिए हमारे यहाँ भी तो बहुत सारी वस्तु हम बनाते हैं, उसका रॉ मटेरियल हमारे यहाँ अवेलेबल है, लेकिन तेल हमारे यहाँ नहीं है। वो इसीलिए हम बोले थे कि आज़ादी के बाद से ये समस्या बनी हुई है, और आगे इसीलिए हम हिंट देते कि आगे कब तक बनी रहेगी ये भी कहना मुश्किल है। ठीक है, तो ये है हमारा सबसे बड़ा कि आयातित मुद्रास्फीति, इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन। सबसे बेहतर एग्जाम्पल इसका है ऑयल प्रोडक्ट। ठीक है, बाकी और चीज़ आप दे सकते हैं इसके बाद कि हम चाइना से फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल मंगाते हैं, ठीक है, लेकिन ऑयल जो है हमारे यहाँ हम पूरी तरीका से लगभग 85% तक हम इंपोर्ट करते हैं, और उसके बगैर इकोनॉमी में कुछ नहीं चल सकती है। ठीक है, कोयला हम अधिकांशतः इंपोर्ट ही करते हैं, प्राकृतिक गैस हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो एक सुझाव दिया था, अगर ये बताइए आप इंटरव्यू दे रहे हो, ये इंटरव्यू में ही सिर्फ ये जवाब दिया जा सकता है जो भी हम बता रहे हैं, बाकी इसका आप कहीं नहीं लिख सकते, मेंस में कर भी सकते हैं, जिक्र नहीं भी कर सकते। कि अगर आपसे पूछा जाए कि महंगाई से देखो, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन ये होता है, जैसे अगर तेल की दाम बढ़ती है तो उसको हम ईंधन की कैटेगरी में रख लेते हैं, और सब्जी की दाम बढ़ती है तो तुरंत अखबार में हेडलाइन बन जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन।
कि बाकी सारी वस्तुएं उसमें, जैसे हमारा हो गया एक प्राइमरी वस्तु या सेकेंडरी वस्तु या गुड्स, ठीक है, प्लस ऑयल, एनर्जी और प्लस इन भोजन, अगर इन तीनों का इन्फ्लेशन निकाला जाए तो वो होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हाँ ठीक है। और एक हो गया हमारा कोर इन्फ्लेशन, तो इन दोनों को छांट के कोर इन्फ्लेशन निकाला जाता है कि वास्तव में अर्थव्यवस्था में कितनी महंगाई है। एक हो गया हमारा कोर इन्फ्लेशन, ये हो गया हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम ऑयल प्लस एनर्जी को जोड़ देते हैं। इन्फ्लेशन दो प्रकार का हो गया, एक तो आप ऑयल और एनर्जी, सॉरी हाँ, एक एनर्जी यानी ऑयल और भोजन, इन दोनों को निकाल के इन्फ्लेशन निकाला जाता है। तो वास्तव में देखा जाता है कि जिसको कि देखिए क्या है ना कि ईंधन जो हमारा ऑयल है, ये दोनों चीज जो है एक्सटर्नल सेक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा टमाटर है, प्याज है, आलू है, धनिया है, ठीक है, ये सीजनल इन्फ्लेशन है ना, ये इकोनॉमी में हमेशा नहीं बनी रहती है। हो सकता है बाढ़ आया, कुछ आया, प्याज खत्म हो गया तो प्याज की महंगाई बढ़ जाएगी, या प्याज का प्रोडक्शन बहुत अधिक हो गया तो तुरंत 10 दिन में हम क्या कर सकते हैं, प्याज बना के मार्केट में नहीं दे सकते हैं ना। और जो हमारा ऑयल है ना, वो इंटरनेशनल मार्केट से डिसाइड करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्योंकि इसे कंट्रोल करने के पास सरकार के पास बहुत अधिक साधन नहीं होते हैं। आप क्या करेंगे, चलो मॉनेटरी पॉलिसी का से चेंज कर देंगे, बाकी प्रोडक्शन तुरंत नहीं बढ़ा सकते ना आलू का, प्याज का, टमाटर का, इसलिए इसे हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। एक निकाला जाता है कि इसको छांट के देखिए अर्थव्यवस्था में वास्तव में कितना मुद्रास्फीति है, क्योंकि ये दोनों इन्फ्लेशन जो है तत्कालिक कारणों से आ जाता है, फिर 1 महीना 2 महीना बाद हो सकता है दाम उसका गिर जाए, कम हो जाए, ठीक। तो एक की वास्तव में अगर इस चीज को मान के चलिए हम देख के अगर पॉलिसी बनाए तो फिर सरकार की पॉलिसी गलत हो जाएगी ना, कि ये तो इन्फ्लेशन प्याज का, टमाटर का 2 महीना के लिए था, तो पॉलिसी फिर बेकार हो जाएगी ना। इसलिए इन दोनों को छांट के कि रियल इकोनॉमी में आप देखिए कि रियल इन्फ्लेशन कितना है, ठीक है, जो इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चीज है, तो उसको देख के, और फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसलिए कभी देखे होंगे कि सरकार जो है प्याज बेचने लगती है, अरे जब महंगाई बढ़ती है सरकार प्याज बेच रही थी ना, ठीक है, सरकार प्याज बेचने लगती है। अभी भी जो है सरकार जो है ये बेच रहा है, क्या नाम है, भारत चावल और भारत आटा, भारत मूंग, अभी भारत सरकार बेच रही है, 29 रुपये किलो चावल है, ठीक है। तो उसमें सरकार यही तर्क दिया है कि महंगाई से निजात दिलाने के लोगों को सरकार का एक प्रयास है। तो ये क्या है, तो इससे जो है अगर इस इन्फ्लेशन को देख के सरकार अगर पॉलिसी बनाएगा तो पूरे अर्थव्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाएगा, इसलिए दो अलग अलग चीज हो जाता है, समझ गए इन्फ्लेशन। तो एक हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या हो गया, एक कोर इन्फ्लेशन या रियल इन्फ्लेशन क्या हो गया, दो, और आयातित मुद्रास्फीति क्या हो गया। तो हमने अब पूछा था आपसे कि इस तरीका का जो इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करने के लिए आपसे अगर पूछा जाए तो सरकार क्या कदम उठा सकती है तत्काल। से कहा जाता है ना कि अभी तत्काल राहत दिया जाए जनता को, अगर हम कोई पॉलिसी बनाते हैं हो सकता है 2 महीना 3 महीना 6 महीना उसके इम्प्लीमेंटेशन को या प्रभाव को देखने में लग जाए, लेकिन तत्काल राहत क्या हो सकता है, कैसे टैक्स कम करे भाई, इस तत्काल, जैसे तत्काल क्या हो जाए, मतलब तत्काल जैसे मान चलिए कि अभी किसी चीज का ऐसा होता है ना कि खाद उद का दाम बढ़ गया, सब्जी का दाम अचानक से हीट हो जाता है कभी कभी, तो कैसे तत्काल राहत कैसे दिया जाए, सब्सिडी कैसे देगा सब्जी पे भाई, तो फिर उपजेगा अगला साल में कोबी आएगा। भाई डिमांड मार्केट में है, सप्लाई इफेक्ट हो गया है, प्याज के नासिक मंडी में कुछ हो गया, प्याज सड़ गया, बारिश आई प्याज सड़ गई, तो प्याज का दाम बढ़ गया, सब्जी का दाम बढ़ गया, ठीक है। तो सरकार क्या करे तत्काल, हाँ ठीक है, ये सब दूसरा देश ये सब जवाब नहीं है, सरकार को चाहिए तत्काल। जैसे देखिए अभी जो हमारा टोल टैक्स है काफी महंगा है, जानते होंगे, तो सरकार जो है ना जो पब्लिक गुड्स लेकर आता है, आलू प्याज जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, सरकार चाहे तो उसे टोल टैक्स में छूट दे दे, ठीक है। तो मुंबई से अगर प्याज आती है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली तक आने में कितनी टोल टैक्स लगती होगी, उससे अधिक लगता होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, परिवहन का तुरंत कॉस्ट कम हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया तो अगले दिन राहत मिल जाएगा ना। अब जो डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी है जो उठा के लाती है सामान खाद्यान्न वस्तुएं, उसको डीजल सस्ते पे दे दिया जाए, ठीक है,
कि जिससे उससे मतलब मान के चले कि हम अगर 50 रुपये 40 रुपये सरकार टैक्स ले रही है डीजल पे, तो रियल कॉस्ट उसको डीजल दे दिया जाए, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अचानक कम हो जाएगा। हाँ, तो क्या होगा, वो अचानक कम हो जाएगा ना। तो अचानक कम हुआ तो आपको मार्केट में अगले दिन उसका प्रभाव दिख जाएगा ना। तो ये हो गया इंस्टेंट रिलीफ क्या दे सकते हैं। तो ये जवाब आप इंटरव्यू में दे सकते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ सर ये होना चाहिए था कि बिहार से अगर दिल्ली से आप बिहार जाइए 4 व्हीलर से, तो बहुत रुपया जो है उसमें टोल टैक्स में चला जाता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे वहाँ पे लिस्ट भी लगा रहता है कि भारी वाहन इतना रुपया। तो ये एक इंस्टेंट सुझाव हम दिए कि आयातित इन्फ्लेशन अगर इस तरह का हो तो इंस्टेंट सुझाव आप दे सकते हैं कि इस तरीका से अगर सरकार कोई कदम लेती है तो जनता को अगले दिन उसका राहत मिल सकता है। ठीक है, पॉलिसी वॉलिसी आने में हो सकता है टाइम लगे, समझ गए। तो ये था हमारा इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, और इस तरीका से इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा था क्या, समग्र मांग में परिवर्तन तथा आय और उत्पादन। तो समग्र मांग में परिवर्तन आप समझे कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल सुझाव है ये। इससे फिर क्या होगा, कम हो जाएगा तो मांग परिवर्तित हो जाएगी। कुछ दिन पहले टमाटर 80 रुपए किलो था, आदमी 1 केजी की जगह 250 ग्राम ले रहा था। ठीक है, तो फिर टमाटर में अगर ये सब कम होती, जिससे हमारा जो व्यापारी होता है, मिडिलमैन होता है, सरकार इंस्टेंट उसका प्रॉफिट कम करवा दे। जो सरकार की अथॉरिटी है वो उसको इंस्टेंट उसकी प्रॉफिट कम कर देख, भाई तुम इससे पहले 2 रुपये ले रहा था, अभी तुम 50 पैसा ले या 5 पैसा ले बिचौलियों से। तो ये क्या होगा ना, ये आपको इंस्टेंट दिख जाएगा इसका प्रभाव तुरंत। तो ये इसमें यही दिया हुआ है कि समग्र मांग में परिवर्तन कैसे होगा। तो ये देखिए, पहला पॉइंट एक लिखा उपभोग में परिवर्तन, तो ये अगर परिवर्तित होगा तो उपभोग में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया है कि निवेश में परिवर्तन। अभी तक हमने माना है कि निवेश स्वतंत्र है, यद्यपि इसका अर्थ केवल इतना है कि यह आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता। आय के अतिरिक्त भी ऐसे बहुत से चर हैं जो निवेश स्तर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा, थोड़ा सा ये समझने वाला चीज है कि इसके अर्थ केवल ये है कि इतना है कि आय के स्तर पर नहीं, आय के अतिरिक्त भी ऐसे बहुत से चर हैं जो निवेश स्तर को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ इसका क्या मतलब हुआ कि आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि किसी भी इकोनॉमी में अगर अधिक आय है लोगों के पास तो डिमांड होगा, डिमांड होगा तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। तो ये होगा क्या कि आय जो है प्रभावित कर रहा है इन्वेस्टमेंट को, तो ये पॉइंट हो गया। लेकिन उसके अतिरिक्त कह रहा है कि आय के अतिरिक्त ऐसे भी बहुत से स्तर हैं या चर हैं जो निवेश स्तर को प्रभावित कर सकता है। तो हम लोग करते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लगी, तो वहां पे एक समस्या मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर लिखते हैं, सरकार की पॉलिसी, तो ये सब भी चर हैं। लेकिन जो अर्थव्यवस्था का इकोनॉमी, कोर इकोनॉमी का क्या पॉइंट होना चाहिए था, तो उसमें यहाँ पे देखिए लिखा है एक महत्वपूर्ण कारक है साख की उपलब्धता, जो कल हम बताए थे। दूसरा यहाँ पे देखिए ब्याज की दर। ठीक है, अगर ब्याज की दर अधिक होगी इंडस्ट्रियलिस्ट ऋण नहीं लेगा, पहला पॉइंट हो गया। जो यहाँ पे लिखा है साख की उपलब्धता, सपोज कीजिए कि बैंक के पास पैसा ही नहीं है ऋण देने के लिए। ठीक है, जब पब्लिक है क्या करता, हम बोले कि हमारे यहाँ बैंक में पैसा कौन, पब्लिक जमा करती है। अब पब्लिक बैंक में बचत कर नहीं रही है, तो बैंक के पास पैसा ही नहीं कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट को दे। क्यों कह रहा भाई देखो एनपीए बहुत हो रहा है, बैंक हम अपने ऑलरेडी घाटे में चल रहे हैं, हम नहीं दे पाएंगे। तो एक कारण वो हो गया। दूसरा कारण हो गया हमारा ब्याज की दर। तो ये क्या है, ये कोर इकोनॉमी वाला पॉइंट है जो निवेश को प्रभावित करता है। ब्याज की दर, निवेश योग्य निधि की लागत। ब्याज की ऊंची दरों पर फर्मों प्रवृत्ति निवेश को कम करने की होती है, समझ गए। अब इसी को यहाँ पे समझाया हुआ एग्जाम्पल लेके कि सपोज कीजिए कि 40 रुपया इनकम है, 250 ये 300, इसी को समझाया है। 0.8 जो लिखा है ये लिखा है आय, कि सपोज कीजिए आपकी आय बढ़ती है 1 रुपया, तो आप 0.8 खर्च करते हैं, आप 0.2 बचत करते हैं, तो वही डाटा यहाँ पे दिया हुआ है आगे। ठीक है, अब देखिए ये जो है गुणक क्रिया विधि, ये जो कल हमने आपको बताया था कि मनी मल्टीप्लायर, सेम वही चीज है। ठीक है, सेम वही चीज, मनी मल्टीप्लायर सेम वही। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि वही चीज है सेम। अर्थव्यवस्था में समस्त कारक आदाय का योग राष्ट्रीय आय अंतिम वस्तुओं के निर्गत के समस्त मूल्य के बराबर उपयुक्त है। ये हम बता चुके हैं, राष्ट्रीय आय सब बता चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो लिखा हुआ समझाते हैं, क्या दिया है। लिखा है कि उपर्युक्त उदाहरण में अतिरिक्त निर्गत मूल्य 10 रुपया। निर्गत हम क्या बताए थे, उत्पादन, निर्यात यानी निवेश।
तो कह रहा है कि 10 रुपया विभिन्न कारकों में कारक आदाय के रूप में वितरित कर दिया जाता है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था की आय में 10 रुपया की वृद्धि हो जाती है। तो समझ गए, हाउस होल्ड के हाथ में 10 रुपया और आ गया। तो वही लिखा है, जब आय में 10 की वृद्धि होती है तब उपभोग व्यय में 0.8 की वृद्धि होती है, मतलब कि 8 रुपया खर्च कर दिया वो। बताएं कि अभी क्या करेगा, आय जो है डिमांड को प्रभावित करता है तो खर्च वृद्धि होती है, क्योंकि लोग उपभोग पर अपनी अतिरिक्त आय का इतना, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हम ऊपर बता चुके हैं कि प्रति इकाई आय के बाद जितना खर्च करता है व्यय करते हैं, अतः अगले दौर में अर्थव्यवस्था में समस्त मांग में इतना की वृद्धि होती है, पुनः इतना के बराबर अधिमांग उत्पन्न। ये कह रहा है कि ये सिलसिला लगातार चल रहा है, ठीक है। इसलिए अगले उत्पादन चक्र में पुनः संतुलन स्थापित करने के लिए यही कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में 0.8 की वृद्धि हो रही है, 10 रुपये बढ़ रहा है, 8 रुपये लोग खर्चा कर रहा है। तो ये प्रवृत्ति चलते 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 एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ बराबर हो जाएगा। ये कह रहे देखिए कि ये वृद्धि करता है जब इस अतिरिक्त निर्गत को उत्पादन कारकों के मध्य वितरित कर जाता है, तो अर्थव्यवस्था में फिर ये दिया हुआ है उसी परिमाप में अधिमांग की उत्पत्ति होती है। यह प्रक्रिया एक चक्र के बाद दूसरे चक्र में निरंतर जारी रहती है और प्रत्येक चक्र में क्या होगा, उत्पादन की मांग अधिक होगी, क्योंकि 8 रुपया इकोनॉमी में अधिक खर्च हो रहा है, तो दूर करने के लिए अपने निर्गत में वृद्धि करता है और उपभोक्ता इस अतिरिक्त उत्पादन से अपनी अतिरिक्त आय का एक अंश उपभोग मदों पर व्यय करता है और इससे अगले दौर में पुनः अधिमांग का सृजन होता है। तो ये क्या होगा, इस तरीका से मांग का सृजन होते रहेगा। ये बोला ऐसे आते आते अंतिम में क्या होगा, सब बराबर हो जाएगा। बस उसी को समझाया, जिसे हम कल क्या बताए थे कि 100 रुपया अंतिम में 0 हो गया, एक तरफ ऋण हमारा 2500 हो गया, तो वही इसमें समझाया गया है कि 0.8 फिर 0.8 फिर 10 फिर 0.8 फिर, तो उसी को इसमें लिखा गया है और इसी में इसको समझाया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक दिया है, ये पीटी में पूछेगा नहीं, ऐसे सिंपल सिंपल जान लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है क्या कि मित व्ययता का विरोधाभास। मित व्ययता का मतलब क्या होता है, मित व्ययता का मतलब क्या होता है, मित व्ययता का मतलब होता है कंजूस, कम खर्च करना। मित व्ययता मतलब कम खर्च करना, ठीक है, वो होता है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दे, ठीक है, तो यदि अर्थात अर्थव्यवस्था के बचत की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन कह रहा बचत करेगा तो वृद्धि होना चाहिए था, तो ये कह रहा है कि वृद्धि नहीं, अर्थात इससे या तो बचत में कमी आएगी या वह अपरिवर्तित रहेगी। इसी को मित व्ययता का विरोधाभास कहा जाता है। ये कह रहा है कि लोग अगर कम खर्च करेंगे और बचत अधिक करेंगे तो बचत बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन कंडीशन ऐसी होती है कि बचत नहीं बढ़ती है, इसी को कहा जाता है मित व्ययता का विरोधाभास। क्योंकि हमने कल M3 का एक कॉन्सेप्ट बताया था और उसमें क्या कहा था, सब चीज़ को जगह पे लाकर रख दिए थे कि 1 लाख रुपया आप इधर से निकाल लीजिए, उधर आप जमा करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही है ये मित व्ययता का। यहाँ क्या लिखा है कि ऐसा बचत सीमांत प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अर्थात यदि अर्थव्यवस्था में बचत सीमांत की प्रवृत्ति बढ़ जाती है लेकिन अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, अर्थव्यवस्था के बचत में कुल मूल्य वृद्धि नहीं होगी। ये तो आपका पैसा बैंक में बढ़ा ना, अब बैंक फिर उधर दे दिया, तो अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में नहीं बचत वृद्धि हुआ ना। तो वही इसमें यही है कि हमारा मित व्ययता का विरोधाभास, ठीक है। तो धन्यवाद ऑनलाइन वालों, इससे अधिक सेवा नहीं दी जा सकती, धन्यवाद।